नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बरौली की विधानसभा क्षेत्र संख्या 100। एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर आज हम 2025 के चुनाव परिणामों का एक बेहद क्लिनिकल और पूरी तरह से डेटा संचालित पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी, कोई भावनाएं नहीं। हम केवल व्यवस्था, गणित और उन संरचनात्मक कमियों पर सीधी बात करेंगे जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सीट के जनादेश को तय किया। ये आने वाले कल के लिए एक वेकअप कॉल है। लेकिन आंकड़ों की इस गहराई में उतरने से पहले उस मिट्टी की तासीर को समझना बहुत जरूरी है। बरौली कोई स्प्रेडशीट पर बना हुआ नक्शा नहीं है। ये एक ऐसा कृषि प्रधान क्षेत्र है जिसकी धड़कन, जिसकी नियति गंडक नदी की विनाशकारी बाढ़ से तय होती है। जब तक आप उस दर्द को नहीं समझेंगे, आप यहाँ का चुनाव नहीं समझ सकते। हर साल जब देवापुर और जादवपुर राजवाही के तटबंध टूटते हैं ना, तो सिर्फ खेत नहीं डूबते, पीढ़ियों की आजीविका और उनकी उम्मीदें पानी में बह जाती हैं। और यही वो गहरा, अनसुलझा आक्रोश है जो यहाँ के वोटर के मन में बहुत भीतर तक बैठा है। राजनीति में जब जनता के सबसे बड़े दर्द को आवाज नहीं मिलती, तो सत्ता परिवर्तन बस एक ख्वाब बनकर रह जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बुनियादी बात स्पष्ट कर दूं। हमारा ये पूरा रणनीतिक विश्लेषण भारत के संवैधानिक मूल्यों पर दृढ़ता से टिका है। हर नागरिक की गरिमा, एक जिम्मेदार और सूचना आधारित सार्वजनिक विमर्श, यही लोकतंत्र की असली नींव है। इसके साथ ही भारत के डीपीटीपी प्राइवेसी फ्रेमवर्क के तहत व्यक्तिगत निजता और डेटा सहमति का हम पूर्ण सम्मान करते हैं। हमारा मकसद सुशासन के लिए डेटा को समझना है, निजता में दखल देना नहीं। तो आज के इस ब्लूप्रिंट को हम 5 साफ हिस्सों में समझेंगे। पहला, 2025 का जनादेश। दूसरा, नतीजों की असल संरचना। तीसरा, चुनाव का ऐतिहासिक रुझान। चौथा, हमारा गवर्नेंस ब्लूप्रिंट 2030। और आखिर में आगे का रास्ता। चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, 2025 का जनादेश और उसके कठोर आंकड़े, बिना किसी लाग लपेट के। 12,374। बस यही वो नंबर है जिसने सत्ता की चाबी तय कर दी। जेडीयू के मंजीत कुमार सिंह ने आरजेडी के दिलीप कुमार सिंह को ठीक 12,374 वोटों के फासले से हराया। अब दूर से देखने में शायद ये संख्या बहुत बड़ी न लगे, लेकिन एक चुनावी रणनीतिकार की नज़र से अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी संगठनात्मक चूक की गवाही देती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जरा इस गणित को ध्यान से समझिए। हार का असली कारण था विपक्षी वोटों का प्राणघातक विखराव। बीएसपी के टिकट पर लड़े रियाजुल हक ने अकेले 13,397 अल्पसंख्यक वोट काट लिए। जरा सोचिए, काटे गए वोट हार के अंतर 12,374 से भी ज्यादा थे। जेडीयू की जीत किसी बड़ी जनलहर का नतीजा नहीं थी, बल्कि इस एक स्पॉइलर फैक्टर का सीधा परिणाम थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नतीजों की संरचना। आखिर सिस्टम फेल कहाँ हुआ? मैदान में 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ एनडीए का ईबीसी और सवर्ण जातियों का गठबंधन था, जो एक अभेद्य किले की तरह एकदम एकजुट काम कर रहा था। और दूसरी तरफ आरजेडी का 36% का वो मजबूत माना जाने वाला मुस्लिम यादव आधार, जो बुरी तरह दरक गया। जब आपका कोर वोट बैंक ही छिटक जाए, तो सामने वाले की मजबूत दीवार को गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जमीन पर जो हुआ वो क्षमताओं का पूरी तरह से चरमरा जाना था। उम्मीदवार चयन में भारी चूक हुई, जिसने बगावत को जन्म दिया। बूथ कमेटियां एक्टिव होने के बजाय सिर्फ रिएक्ट कर रही थीं। और सबसे बड़ी बात, बरौली में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत उछलकर 68.33% हो गया। जेडीयू ने अपनी माइक्रो टारगेटिंग और कल्याणकारी योजनाओं से इसे पूरी तरह भुना लिया, और विपक्ष इस भारी महिला शक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर बैठा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, ऐतिहासिक रुझान और बरौली के वोटर का मिजाज। बरौली का चुनावी इतिहास एक बहुत ही निर्मम सच्चाई बयां करता है। यहाँ का वोटर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को लेकर बेहद आक्रामक है। 2010 से लेकर अब तक कोई भी मौजूदा विधायक अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया है। हर बार तख्ता पलट हुआ है। और जरा 2015 को याद कीजिए, आरजेडी ने जो इकलौती जीत दर्ज की थी, वो महज 504 वोटों के माइक्रोस्कोपिक फासले से थी। इसका मतलब साफ है, एनडीए का यहाँ एक बहुत ही सॉलिड फ्लोर यानी न्यूनतम वोट प्रतिशत हमेशा बरकरार रहता है। तो अब सवाल है, आगे क्या? हमारा चौथा हिस्सा, गवर्नेंस ब्लूप्रिंट 2030, एक अचूक और प्रिस्क्रिप्टिव रणनीति। देखिए, चुनाव हवा हवाई नारों से नहीं जीते जाते।
चुनाव जीते जाते हैं जनता के सबसे गहरे दर्दों का समाधान करने से। NFHS 5 का प्रामाणिक डेटा चीख कर कह रहा है कि यहाँ 69.4% बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी है। मॉडल सदर अस्पताल में बारिश का पानी भर जाता है। सिद्धवलिया शुगर मिल में किसानों का करोड़ों का भुगतान अटका पड़ा है। यही वो असली अति गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें हथियार बनाकर ही आप सत्ता पक्ष के दावों को चुनौती दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारी 4 फेज रणनीति क्या होगी? पहला, तुरंत गुटबाजी खत्म करके बाढ़ पीड़ितों का सटीक मैप तैयार करना। दूसरा, अस्पताल और किसानों के मुद्दे पर एक केंद्रित और आक्रामक आंदोलन। तीसरा, सिर्फ रैलियों पर निर्भर रहने के बजाय 250 से ज्यादा स्थानीय व्हाट्सएप पॉड्स के जरिए माइक्रो टारगेटिंग। और चौथा, मतदान के दिन एक स्प्रिंट, यानी सुबह 7 बजे ही अपने कोर वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने का अचूक मैनेजमेंट। यही असली चुनावी इंजीनियरिंग है। और अब आखिरी हिस्सा, आगे का रास्ता, एक शांत लेकिन बेहद जरूरी चेतावनी। अगर हम सिर्फ डेटा की सुने तो उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह को 50 में से महज 31 अंक मिलते हैं। उनकी स्थिति अभी कंडीशनल रिटेन यानी सशर्त बनाए रखने की है। देखिए, उनके पास 13.1 करोड़ रुपए की भारी संपत्ति हो सकती है, लेकिन ये वित्तीय तरलता तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक आपका अल्पसंख्यक वोट बैंक सुरक्षित न हो। आला कमान को तुरंत दखल देकर इस आधार को बचाना होगा। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी राजनीतिक रणनीति का असली उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता पाना नहीं होता। राजनीति का मूल कर्तव्य है गवर्नेंस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक जवाबदेही, सुशासन और इस मिट्टी के हर एक नागरिक की गरिमा की रक्षा करना। जब आप अपनी रणनीति को इस संवैधानिक दृष्टि से संचालित करते हैं तो मतदाता खुद ब खुद आपसे जुड़ता है। यही सार्थक राजनीति का इकलौता रास्ता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.